ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में जो एमएनसीज में फॉलो होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिज़ाइन है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और कितने तरीके के स्ट्रक्चर या डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। अच्छे से इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे कि मान लो एक एग्जांपल टाटा मोटर्स आप सबने सुना होगा, जो गाड़ियाँ ट्रक्स वगैरह बनाती है। इसका जो होम कंट्री है वो इंडिया है, लेकिन इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। जैसे कि इंडिया में तो है ही, यूके में है, साउथ कोरिया में है, थाईलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। ये सारे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की कंट्री है। इसके अलावा जो टाटा मोटर्स है वो अपने व्हीकल्स 125 से ज़्यादा कंट्री में बेचती है, ठीक है। तो खुद मान के देखो, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर एक से ज़्यादा इतनी सारी कंट्रीज़ में आप बिजनेस कर रहे हो तो हर एक कंट्री के हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका जो बिज़नेस है वो अच्छे से स्मूथली चल पाएगा। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर का। Organizational structure and design refers to how a company arranges and plans its internal framework to manage its operations and achieve its goals effectively. तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे कंपनी ने अरेंज कर रखा है या प्लान कर रखा है अपने इंटरनल फ्रेमवर्क को। इंटरनल फ्रेमवर्क मतलब इंटरनल जो भी उसके ऑपरेशंस वगैरह होंगे वो उसको कैसे मैनेज करेगी, जो भी उसने गोल सेट कर रखे होंगे वो उसको कैसे मैनेज करेगी। मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। जैसे कि किसी भी कंपनी में आपने देखा होगा सबसे ऊपर एक बॉस होता है, उसके अंडर ऐसे टीम लीड्स होते हैं, उसके अंडर फिर एसोसिएट्स आते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हायरार्कीज़। हायरार्कीज़ वही हो गया कि मतलब ऊपर से नीचे कोई हायरार्की आ रही है, जैसे कि मान लो बॉस से टीम लीड, टीम मैनेजर, एसोसिएट्स, है ना, उसके नीचे भी अगर कोई और लोग हैं तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर उसको आप डिज़ाइन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना रहे हो, as well as determining the best way to coordinate and integrate the various parts of the company। कि बाकी सारे पार्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे एक्चुअल में काम होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसका ऑर्डर सुनेगा, अथॉरिटी किसको है, किसको नहीं है, किसको पावर्स हैं, किसको नहीं है, वो सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में देखा जाता है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर्स इन एमएनसीज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके कितने तरीके हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के। यहाँ पे हम कुछ 7 तरीके पढ़ेंगे। अब ये 7 मैक्सिमम तरीके हैं, आपकी बुक में 4 भी दिए हो सकते हैं, 5 भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 7 के साथ अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है और रिपीट भी हो रखा है ये क्वेश्चन। तो इसके साथ कुछ टाइप्स हैं, आप देखते हुए चलना। सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको एमएनसीज आप हटा भी दोगे ना, जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है उसमें भी ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। फंक्शनल, डिविजनल एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फिर आता है इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर, ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर एंड ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कुछ 7 तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स है किसी भी कंपनी में उसको फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एन एमएनसी इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, production and human resources. Each department is responsible for its specific function across all geographic locations where the company operates, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर दो, तो हर एक डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी वो फंक्शंस कर रहा है सारे जैसे कि मान लो इंडिया में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो पूरा मार्केटिंग का वो ठेका लेगा इंडिया में, ठीक है। इंडिया में हो गया या बाहर हो गया, मार्केटिंग अगर कोई भी है ना तो उस बंदे के पास चला जाएगा वो बंदा, ठीक है। मार्केटिंग टीम के पास चला जाएगा कि भैया ऐसे यूएस में ये सारी चीज़ें हो रही है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ये होता है कि अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर दो, ठीक है। और वो जो फंक्शंस होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरे कंट्री वाइज, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी ऑपरेशंस हैं उसके लिए। फिर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर।
फंक्शन स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि फंक्शन के बेसिस पे, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज द कंपनी इनटू सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स और डिविजन्स, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन, मार्केट और जियोग्राफिक एरिया। ईच डिवीजन ऑपरेट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेपरेट कंपनी विद इट्स ओन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि अमेजोन का एग्जाम्पल लो, अमेजोन आप बस ये सोचते हो ना कि भाई शॉपिंग वेबसाइट है, नहीं, अमेजोन के 4 डिवीजन्स हैं, अमेजोन बिजनेस, अमेजोन रिटेल, SDS करके होता है शिपिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज, और एक होता है ऑडिबल, अमेजोन ऑडिबल, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, उसके डिवीजन्स हैं ये 4, और चारों सेपरेट कंपनी है एक तरीके से। अमेजोन बिजनेस एक अलग कंपनी है, अमेजोन रिटेल एक अलग कंपनी है, SDS अलग कंपनी है, ऑडिबल अलग कंपनी है, ठीक है। वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको बोलते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो हमने पहले पढ़ा था ना, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों का ऐसे मिलाप होता है एक तरीके से। A matrix structure combines element of both functional as well as divisional structures. Employees report to both a functional manager and a project or product manager, creating a grid or matrix of reporting relationships. ठीक है, मान लो अगर जैसे कि अमेजोन का मैंने एग्जांपल लिया था कि अमेजोन बिजनेस एक डिवीजन है उसका, अमेजोन बिजनेस के अंडर मार्केटिंग टीम अलग होगी और जो भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड टीम अलग होगी, है ना। तो मैं अमेजोन बिजनेस के अंडर, अमेजोन बिजनेस डिवीजन है मेरा, ठीक है, अमेजोन बिजनेस के लीडर को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसके अंडर अगर मार्केटिंग में मैं हूँ तो मार्केटिंग टीम को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो हो गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होगे कि जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है वो एक आपका फंक्शन है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर आप प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी जिस भी चीज़ का आप सेल कर रहे हो उसके मैनेजर को आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो पूरा हेड रहेगा वो सेल्स डिपार्टमेंट ही रहेगा। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फोर्थ होता है इंटरनेशनल डिविजनल स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर मतलब इंटरनेशनल चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक अलग से डिवीजन बना देना। दिस स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ सेपरेट डिवीजन फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस। द इंटरनेशनल डिवीजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द डोमेस्टिक ऑपरेशंस एंड फोकसेज ऑन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ फॉरेन मार्केट। ठीक है, एक अलग से आपने डिवीजन बना दिया अपनी कंपनी में कि भैया ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये पूरा इंटरनेशनल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है। अगर इंटरनेशनल चीज़ों से कुछ बात करनी है तो आप इस डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, जो कि आजकल नहीं होता है ज़्यादा। आजकल मतलब जो करंट प्रोसेस है उसी में इंटीग्रेट करना होता है। अलग से डिवीजन बनाना, अलग से फंक्शंस वगैरह बनाना, तो उसमें दिक्कत आ सकती है और उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि जो डोमेस्टिक भाग, जो स्टार्टिंग के 3 है ना, वो डोमेस्टिक है। जो 4th वाला है इंटरनेशनल डिवीजन, वो अलग से है। ठीक है, वो इंटरनेशनल चीज़ों को ही देखता है जो एक कंट्री से बाहर के ऑपरेशंस हैं। 5th स्ट्रक्चर होता है ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर जो हमने पीछे पढ़ा था डिविजनल स्ट्रक्चर के, बहुत सारे डिवीजन्स होंगे आपके, कि बहुत सारे प्रोडक्ट के बेसिस पे आपके जो डिवीजन बनते हैं, लेकिन ग्लोबल स्केल पे होता है। सिमिलर टू प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर बट ऑन ग्लोबल स्केल। Each product division is responsible for its operations worldwide, ensuring a consistent product strategy across different regions. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर में, डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट के बेसिस पे एयर कंडीशनर का अलग डिपार्टमेंट है। जैसे अमेजोन के 4 डिवीजन थे, है ना। तो अमेजोन के अगर 4 डिवीजन हैं तो उसको अगर ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आपको बोलना है तो जो 4 डिवीजन होंगे वो जियोग्राफिक या वर्ल्ड वाइड बेसिस पे काम करेंगे, तभी उसको आप ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो MNC के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, तो ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वही होता है जो एक प्रोडक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे वर्ल्ड वाइड, जितने भी कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ भी समस्याएं आ रही हैं, कुछ भी टारगेट मीट्स करने हैं, तो वो डिवीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ये सेल कर रहा है। ठीक है। 6th होता है ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर। अब आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहे हो, फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहे हो कि भैया ये मार्केट है, ये मार्केटिंग है, ये प्रोडक्शन है, ये IT है। नहीं, आप प्रोडक्ट के बेसिस पे भी डिवाइड नहीं कर रहे हो कि भैया ये AC का हमारा अलग सा डिवीजन है और इसमें हम कूलर्स बनाते हैं, इसमें हम फ़ोन बनाते हैं। नहीं, आप एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो कि हमारे US का अलग मार्केट है, हमारा यूरोप का अलग मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया का अलग मार्केट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर। डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिक रीजन्स रेदर दैन अ प्रोडक्ट बेसिस। ईच रीजन हैंडल इट्स ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स टेलर टू लोकल कंडीशंस। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट बना दिया आपने हर एक कंट्री में कि भैया US का अलग हमारा डिपार्टमेंट है, यूरोप का अलग डिपार्टमेंट है। तो उनसे आप जो भी लेखा जोखा होगा ना, अगर US से कुछ पूछ रहे हो आप तो ऑस्ट्रेलिया का नहीं पूछ सकते हो आप। आपको US अपनी ही जिम्मेवारी लेगा कि भैया US में जो भी लोकल नीड्स हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे।
ठीक है। एक जो कंट्री का स्ट्रक्चर है वो दूसरी कंट्री के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं रखेगा जानकारी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर। सेवंथ एंड लास्ट होता है ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। द ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। अब यहाँ पे दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आप वर्ल्ड वाइड भी देख रहे हो और जहाँ पे आप हो, जो आपकी होम कंट्री है, वहाँ पे कैसा मार्केट है आपका, उसमें भी देख रहे हो। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं दी है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी स्पाइडर नेट देखा है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। It involves a network of interconnected subsidiaries, each responsible for different aspects of the business, working collaboratively across borders. ठीक है। इंटरनेशनल कंट्रीज होंगी, उसके साथ भी काम करेगा ये स्ट्रक्चर, और जो अपना होम कंट्री वाला बिजनेस है उसके साथ भी काम करेगा। The transnational network structure is a sophisticated approach that allows multinational corporations to leverage the benefit of both global integration and local responsiveness, making them more competitive in international market. ठीक है, local responsiveness भी देख रहे हो आप, और जो global integration है कि global जो भी कंट्रीज़ में जो भी चीज़ें चाहिए उसके साथ भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने प्रोसेस को, अपने स्ट्रक्चर को, तो उसको आप बोलोगे ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर डोमेस्टिक मार्केट में ही है, लेकिन इंटीग्रेट कर रहे हो आप ग्लोबल मार्केट की नीड्स को भी अपने करंट स्ट्रक्चर में। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, आपने मिस कर दिया है कुछ भी, तो उस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब कुछ इकट्ठे लिखते रहो, लेकिन पॉइंट्स लिख लो जाके, आपको याद हो जाए सब कुछ, और इसके रट्टे लगा लो, आएगा ही आएगा इसमें से। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आता है तो सारे साथ के साथ पॉइंट्स लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक तो यार बनता है, लाइक तो है ना। और लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।